गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट बीइंग कॉल्ड फॉर प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी ये जो है मैं बात इसकी कर रहा हूँ जो कि पेंटर का रिजल्ट निकल गया है, रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकल गया है। तो जो वैकेंसी आपकी फरवरी 2025 वाली ट्रेड मल्टी स्किल पेंटर और डेट ऑफ पीएमई यानी प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन का डेट जो है 6 जुलाई 2026 दिया गया है ग्रेप सेंटर पुणे के लिए। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कंप्लीट चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए मैं एक एक को पढ़ के बिल्कुल बता देता हूँ, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो पॉइंट 1 में लिखा गया है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर पब्लिश्ड इन द एडवर्टीजमेंट 2025 सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने बच्चे हैं शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं फरवरी 2025 की वैकेंसी के अगेंस्ट में, जो प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आफ्टर क्वालिफाइंग ऑफ रिटन टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और पीएमई और आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों होने वाला है इसके साथ। द कैंडिडेट ईयर मार्क एज रिजर्व, देखिए कुछ बच्चे रिजर्व में भी हैं, विल बी अपग्रेडेड एज पर द रिमार्क्स कॉलम एज मेंशन्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव नेम्स। चलिए उसके लिए आगे बात कर लेंगे। कुछ बच्चे रिजर्व भी रखे गए हैं जिनके लिए जो है अगर वैकेंसी जो बच्चे सेलेक्ट है अगर उनका कुछ अप डाउन होगा तो इन रिजर्व वाले बच्चों को आगे अपग्रेड कर लिया जाता है। पैरा 2 में लिखा गया है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट आर हियर बाई एडवाइज टू रिपोर्ट एट बीएन गेट क्रेप सेंटर पुणे दिघी कैंप ऑन 6 जुलाई 2026 एंड 8:30 आवर्स। तो मतलब आप लोगों को जाना कहाँ है? पुणे बीएन गेट यानी भैरव नगर गेट उस जगह का नाम है जहाँ 6 जुलाई 2026 को 8:30 बजे से पहले भाई सुबह सुबह पहुंच जाना है। अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट्स में क्या है देखिए, ओरिजिनल प्लस 6 कॉपी ऑफ ड्यूली अटेस्टेड। तो ओरिजिनल कंप्लीट डॉक्यूमेंट को होंगे और 6 सेट में बनाइएगा अपने डॉक्यूमेंट का जो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए बाय ऑफिसर मेंशन्ड एट पेज नंबर 5 ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, तो मतलब अटेस्टेड किसी गैजेटेड अफसर से आप लोग करा लीजिएगा जो उसमें 5 नंबर पेज पे अटेस्टेशन फॉर्म एक होता है बॉर्डर रोड का जो आप लोगों को दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग है ना, पेज नंबर 5 के अकॉर्डिंग। तो नो डॉक्यूमेंट इन रीजनल लैंग्वेज विल बी एक्सपेक्टेड, यानी कोई भी अपना रीजनल लैंग्वेज में अपने डॉक्यूमेंट को नहीं लेकर के जाएगा। अगर लेके जाएगा तो उसको ट्रांसलेट करा करके जो है उसे लेकर के जाएगा। इंग्लिश या तो हिंदी में दो ही भाषा एक्सेप्ट की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें अटेस्टेशन फॉर्म बिलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश, जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो क्या करना है आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम बीआरओ वेबसाइट www.bro.gov.in। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड करना है कहाँ? बीआरओ की वेबसाइट से। अगर नहीं मिलेगा तो हमें बताइएगा, हम डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल बीआरओ जॉब हब में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग आसानी से ले लीजिएगा। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देगा। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर that attestation form is filled correctly in all respect. Some related guidelines for filing attestation form आर गिवन बिलो। ठीक है, तो उसमें कुछ गाइडलाइन दी गई है नीचे जिसके अकॉर्डिंग भरा होना चाहिए। प्रॉपर कैपिटल लेटर में भरिएगा। जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है वही देखिएगा, कहीं नाम उम ना मिस्टेक हो, नहीं तो बाद में सर्विस के दौरान दिक्कत होती है। तो करेक्ट नाम जो क्लास 10th सर्टिफिकेट में है आप लोगों का, आपका, आपके फादर का, डिपेंडेंट्स के लिखे जाते हैं जो आपके नीचे डिपेंड हैं उनके। ठीक है, तो सबका नाम प्रॉपर तरीके से, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस, उसमें कंप्लीट चीज़ें भरी जाती है। तो बड़े ध्यान से भरिएगा। उसमें देखिए पॉइंट 1 में कि फोटोग्राफ्स ऑफ पेज नंबर 1 मस्ट बी अटेस्टेड बाय ऑफिसर एज मेंशन इन पेज नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 5 ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली इन फेसिंग विथ हिज नेम एंड डेजिग्नेशन स्टैम्प। मतलब आप जिस अफसर से उसको अटेस्टेड कराएंगे उसका नाम और डेजिग्नेशन उस पर होना चाहिए। तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइएगा आप लोग और उसे लेकर के प्रॉपर तरीके से अटेस्ट कराइएगा, क्योंकि अब फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है। आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इसमें टाइम लगता है। तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कोई मतलब ऐसी उसी जगह से अटेस्ट नहीं कराइएगा, प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर कराइएगा कहीं। ठीक है, चलिए पॉइंट 2 में है कि एट स्पेसिफिक लोकेशन इन पेज नंबर 6 ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म विल बी साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, द सेम ऑफिसर विल आल्सो अटेस्ट द फोटोग्राफ्स अफिक्स्ड
एट पेज नंबर 1 द ऑफिसर शुड नो द कैंडिडेट फॉर मिनिमम 1 ईयर। मतलब जो ऑफिसर इस डॉक्यूमेंट को साइन करेगा वो अफसर आपको साल भर से जानता हो, ठीक है, मतलब वो है यह सत्यापित करे कि वो आपको 1 साल से जानता है, वही उसी जगह करवाना है, कहीं इधर उधर मत करवाइएगा कि जो बाद में बोले नहीं मैं इनको नहीं जानता। द ऑफिसर शुड साइन द फॉर्म ड्यूली मेंशनिंग आइडेंटिफिकेशन पीरियड एंड इन फेसिंग हिज नेम एंड डेजिग्नेशन सील अलॉन्ग विथ कंसर्न ऑफिशियल से राउंड शील्ड मैंडेटरी। मतलब जो अफसर जिस डिपार्टमेंट का होगा, जैसे मेडिकल का हो गया, किसी सरकारी ऑफिस का, जहाँ भी आप चले गए तो उससे करवा लीजिएगा, जो उसका नाम, डेजिग्नेशन, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर सील के साथ और राउंड सील उस पर लगी होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन फॉर्म वेरीफाई करने के लिए, मतलब अटेस्टेड कराने के लिए है। बात तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा एनी टाइम, कमेंट्स आप लोग का रिप्लाई करते रहता हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंस की। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑप्शन बी में कहा गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट शोइंग परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ गोरखा ऑफ इंडिया डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी टू बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखिए जिसके पास डोमिसाइल है यानी निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो एक जिसमें परमानेंट एड्रेस प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए। कोई कंपिटेंट अथॉरिटी, आजकल तो डिजिटली इशू होता है, उसमें कोई इशू है नहीं। जिसका ऑफलाइन होगा वो अपना तहसीलदार वगैरह का साइन होता है वो देख लेगा। और गोरखा हो गए, गोरखा जो गोरखा यानी जो नेपाली लोग होते हैं उनके लिए पीआरसी, गोरखा रेजिमेंट वाले, उनका परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो पीआरसी बेस वेरीफाइड होगा टू बी इशूड बाई कंपिटेंट अथॉरिटी, उनका पीआरसी इशूड होता है, तो उनके लिए अप्लीकेबल होता है। और ये नॉर्थ ईस्ट जोन वगैरह में भी होता है पीआरसी। तो ये बच्चे भी अगर लेकर के जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से वो अपने सरकारी अधिकारी जो होते हैं पीआरसी इशू करने वाले, प्रॉपर वो साइन वगैरह होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड द टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एजुकेट, तो जितने आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह हैं जो आपने भरा था फॉर्म में, वो सारा लेकर के जाइएगा। और अगर इसके अलावा भी आपके पास डिग्री है तो वो भी लेके चले जाइएगा, ठीक है। वो आपका सारा लग जाता है, क्योंकि बाद में फिर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बता दीजिएगा कि मेरा क्वालिफिकेशन यहाँ तक है सर, मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो ऑफिस वाले लगा देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये देखिए डी में है कि SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ SC ST EWS एंड OBC एज पर स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूली साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विथ हिज नेम एंड डेजिग्नेशन स्टैम्प एंड ऑफिस राउंड सील मैंडेटरी। मतलब जो भी बच्चा अपना SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट लेकर के जाएगा वह प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, जो आजकल मैक्सिमम ऑनलाइन हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। EWS जो नया बनवाते हैं कभी कभी फिजिकल होता है, तो उसमें फोटो वोटो जो लगा हो प्रॉपर होना चाहिए, उस पर डेजिग्नेशन, नेम, राउंड सील प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए। कोई मतलब गलती से भी किसी के पास अगर अनवांटेड यानी फर्जी डॉक्यूमेंट हो तो वो न प्रोड्यूस करे, जो लगा के भेजा था वही लगा के देंगे। फिक्स ऑन प्लेस ऑफ प्रोवाइड, जहाँ प्लेस प्रोवाइड किया गया है वहीं पे लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ OBC कैंडिडेट्स द गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग क्रीमी लेयर्स स्टेटस बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर OBC कैंडिडेट जो NCL फैसिलिटी यानी नॉन क्रीमी लेयर फैसिलिटी लेते हैं, वो जो गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे UR वाले EWS की फैसिलिटी लेते हैं, वैसे OBC वाले क्या करते हैं कि NCL की फैसिलिटी लेते हैं। तो वो इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान देंगे। लेटेस्ट फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम BRO वेबसाइट। ये क्रीमी लेयर वालों का दिया गया है, फॉर्मेट भी दिया है और एक अंडरटेकिंग है वो भी है, तो दोनों को आप लोग साइन करवा लीजिएगा। अगर आपने पहले बना रखा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपने फॉर्म भरा था तो बनवाया होगा तो वो चल जाएगा, और अगर जिसके पास नहीं हो लेटेस्ट बनवा लेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ मैरिज। देखिए अगर किसी बच्चे की शादी हो गई है तो कैंडिडेट हु आर मैरिड आर टू प्रोड्यूस मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ इंडक्शन, यानी आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे, अगर ज्वाइनिंग टाइम से पहले अगर जिस बच्चे की शादी हो गई है वो अपना एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेगा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके, ठीक है। क्योंकि पहले होता था कि ग्राम प्रधान वगैरह के चल जाते थे, लेकिन अब नहीं चलता है। तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रॉपर अपना खुद का और अपनी वाइफ का ज्वाइंट फोटोग्राफ लगा करके वो प्रॉपर तरीके से इशू करते हैं, तो आप वो इशू करवा लीजिएगा और उसे अपने साथ लेकर के जाइएगा, क्योंकि वहाँ देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वहाँ लिखना पड़ता है कि यू आर मैरिड और अनमैरिड। तो अगर आप मैरिड हैं तो वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो ये ध्यान दीजिए।
एफ में है कि क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन, अगर जिसे एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है तो एज अप्लीकेबल एज पर SC ST एंड OBC सर्टिफिकेट, एक केवल 3 लोगों को ही मिलता है, 3 कैटेगरी को, SC ST एंड OBC को ही, क्योंकि SC ST 5 साल और OBC को 3 साल। तो ये आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे रिलैक्सेशन वाला, मतलब वही आपका जो सर्टिफिकेट बना है वही वैलिड होता है, उसके लिए कोई अलग से नहीं बनता है एज रिलैक्सेशन, ठीक है, आपका बना हुआ है प्रॉपर तरीके का तो वही वैलिड होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं EX सर्विसमैन सर्टिफिकेट, जो ESM होते हैं, जो हमारे भाई आर्मी वगैरह से रिटायर है उनके लिए पॉइंट है कि एक कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अंडर EX सर्विसमैन कैटेगरी शुड ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिलेटेड टू EX सर्विसमैन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहने का मतलब है कि इनका जो भी EX सर्विसमैन प्रूफ है वो उनको लेकर के जाना है, जैसे उनका डिस्चार्ज बुक हो गया, डिस्चार्ज आई कार्ड हो गया, है ना, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं उनको वो इसको लेकर के जाना है। एच में है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इफ एनी इंडिविजुअल हैज अप्लाइड व्हाइल सर्विंग विथ अदर डिपार्टमेंट ही शुड ब्रिंग ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर जो बच्चे अदर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया था तो उनको एक NOC देती है वो गवर्नमेंट, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको अनापत्ति बेबाकी प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो वो उसे साथ लेकर के जाएंगे अगर ऐसे कोई कैंडिडेट हैं तो शायद एक आध हो सकते हैं, तो उनके लिए पॉइंट है। चलिए, इसके बाद आता है फोटोग्राफ्स की बात। जब शुरू में भरते समय ही एक 12 फोटो उन्होंने बोला था कि आपको रख लेना चाहिए 12 नंबर्स, तो यहाँ बोला गया है कि 10 नंबर्स रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विच वाज एफिक्स्ड बाय यू इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कम से कम 10 से 12 फोटो लगने वाले हैं, तो 12-15 फोटो अपना करवा लीजिएगा कलर प्रॉपर, जैसे आपने एप्लीकेशन भरते समय अपना फेस वॉश रखते थे उस हिसाब से एकदम बढ़िया से, है ना, अच्छे बैकग्राउंड के साथ बनवा लीजिएगा। ऑप्शन 4 में है कि कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग सर्विस डॉक्यूमेंट, सैलरी पर्पज एक्सेट्रा। मतलब ये है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए किन किन डॉक्यूमेंट की नीड होती है, तो देखिए, एक तो हो जाएगा ज्वाइंट अकाउंट, बैंक पासबुक प्रिफर्ड बाई SBI, है ना, प्रिफरली SBI चेक बुक एंड नेफ्ट मैनेज फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि आपके पास, आप अगर मैरिड हैं तो ज्वाइंट अकाउंट आप अपने अपनी वाइफ के साथ कर लेंगे, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपना ज्वाइंट अकाउंट अपने फादर वगैरह के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेफरेबली है, ज्वाइंट अगर नहीं है तो चल जाए, लेकिन SBI का हो तो मच बेटर है, क्योंकि SBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU गवर्नमेंट की बैंक है, तो ये वहाँ से होना चाहिए। और उसका चेक बुक भी ले लीजिएगा। नेफ्ट मैंडेट फार्म होता है एक ना, एक नेट मैंडेट फार्म आप लोग नेट में सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो उसे बैंक साइन करता है, जो चेक पे डिटेल होता है नेफ्ट मैंडेट फार्म में फिल करके वो बैंक उस पर साइन करके देता है, तो करवा के ले लीजिएगा। ऑप्शन बी आधार कार्ड, ऑप्शन सी पैन कार्ड, ये सब तो सिंपल है, आप लोगों को पता है। ऑप्शन डी जो है NPS सब्सक्राइबर रजिस्टर फॉर्म CRSF। अगर कोई बच्चे NPS रजिस्टर्ड हैं तो 1.5 वर्जन डाउनलोडेड फ्रॉम सेंट्रल रिकॉर्डिंग कीपिंग एजेंसी CRA-NSDL www.cra-nsdl.com से डाउनलोड करना है, वो बच्चे ले लेंगे, ठीक है, वो डाउनलोड करके रख लेंगे। चलिए, पॉइंट नंबर 5 में मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि you will have to undergo medical examination by the medical board of ऑफिसर फ्रॉम ग्रिफ आर्मेड फोर्स एट ग्रिफ सेंटर दिघी कैंप पुणे। यानी जो आपका मेडिकल एग्जाम ने सुनो ना, एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर होता है, मेडिकल टीम होती है जो ग्रिफ और आर्मी की हो सकती है, ज़्यादातर आर्मी के ही डॉक्टर होते हैं। द फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट एज पर द अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट इन दिस डिपार्टमेंट। यानी जो वहाँ का रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका होने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़ा इजी होता है। कैंडिडेट डिक्लेयर परमानेंट अनफिट बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर ड्यू टू बीइंग बिलो फिजिकल स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट फिजिकल मेजरमेंट। अगर आपको हाइट की वजह से अनफिट कर दिया जाता है तो आप उसके लिए कोई अपील वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट के बारे में उसमें दिया गया था नोटिफिकेशन में, पहले भी दिया गया था और अब 26 वाले में भी दिया है, तो आप लोग उस चीज़ों का तो टेंशन मत लीजिए, जो बच्चे सिलेक्टेड हो ही जाते हैं। अगर कोई कम उम होगा तो भाई आप बात अलग है। हाउएवर इफ़ यू आर फाउंड टेम्प्रोरी याब्लिक परमानेंट अनफिट ड्यू टू एनी अदर फिजिकल एंड मेडिकल रीजन, तो यू विल हैव
द राइट टू अपील अगेंस्ट द सेड मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 16 डेज। यानी अगर आपको परमानेंट या टेम्पोररी, अगर टेम्पोररी या परमानेंट किसी और वजह से अगर आपको अनफिट किया जाता है तो आप उसके लिए किसी और डॉक्टर को दिखा करके आप अपील कर सकते हैं 60 दिन के अंदर, आप डिक्लेयरिंग टेम्पोररी परमानेंट अनफिट, ठीक है, 60 डेज के अंदर। अगर उसके बाद आप जाएंगे तो आपको अटेंड नहीं किया जाएगा। वी विल हैव टू रिपोर्ट फॉर मेडिकल रिव्यू एट ग्रेप सेंटर पुणे 5 days in advance for medical review and same will be conducted at military hospital पुणे। यानी आपको एमएच में फिर जब आप 60 दिन मतलब आपको किसी वजह से अनफिट किया गया है और अगर आप वो वापस जा रहे हैं कि नहीं सर मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा ये चीज़ ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि वहाँ का जो एमआई रूम है ग्रेप सेंटर पुणे का, वो आपको रेफर कर देगा मिलिट्री हॉस्पिटल पुणे, यानी एमएच हॉस्पिटल होता है। फिर वो अगर आपको फिट कर देते हैं तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो ये है मेडिकल की बात, ठीक है। तो आप लोग पैनिक मत होइएगा, बहुत इजी मेडिकल होता है। आप लोग को कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, ठीक है, वहाँ जाने से पहले। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन में टेकन अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 weeks टाइम, ठीक है, 1 से 2 हफ्ता, यानी मान के चलिए 14 दिन का समय लगने वाला है। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल हैव टू मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर योर स्टे एंड फूड। मतलब आपको 14 दिनों के लिए अपना खुद का रहने खाने की व्यवस्था करनी है। कहाँ? ग्रेप सेंटर पुणे, बीएन गेट के सामने। तो जब आप बीएन गेट के सामने पहुंचेंगे तो वहाँ रहने होने के लिए मिल जाता है रूम वगैरह, 200 या 200-300 रुपये लेते होंगे महीने डेली बेसिस के, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग अपने पास पैसे से रख लीजिएगा। ऑल एक्सपेंडिचर योर जर्नी लॉजिंग बोर्डिंग एंड फूडिंग विल बी बोर्न बाय यू। कहने का मतलब है कि आपका जाने से लेकर के रहने तक का खर्चा आप खुद व्यय करेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी में है कि यू आर टू ब्रिंग फॉलोइंग मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ योर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट approved CGHS, ECHS hospital or laboratory. The medical investigation report should more than 1 month old than day of medical exam। मतलब 1 महीने से पुराना का नहीं होना चाहिए टेस्ट। और आपको करा के क्या क्या लेके जाना है, तो आपको CBC, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन REME, ब्लड ग्रुपिंग, RS टाइपिंग, FBS एंड PPBS, RFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल और HIV टेस्ट। इतने टेस्ट आप करवा करके ले करके चले जाइएगा, केवल 1 महीने के अंदर का होना चाहिए। अगर इससे पुराना है तो आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। आप इतने टेस्ट करवा करके खुद लेके चले जाइए, तो वहाँ पूना में जाते हैं तो वहाँ काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, तो आप वहाँ भी करवा सकते हैं। वहाँ है एक जगह विश्रांत बाड़ी, वहाँ करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पहले से करवा लें अपने एरिया से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी टेस्ट प्रॉपर 1 महीने के अंदर का, यानी जाने से 10 दिन पहले आप टेस्ट करवा लीजिए, 10 दिन 5 दिन पहले करवा लीजिए तो वो सही रहेगा। चलिए, आल्सो इंश्योर द फॉलोइंग प्लीज। अब इसमें इंश्योर करने की बात की जा रही है, क्या चीज़? योर ईयर वाज इज क्लियर्ड सो दैट योर ईयर ड्रम TM इज क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग ईयर एग्जामिनेशन। मतलब आपका जो कान है उसको आप लोग साफ करा लीजिएगा किसी को डाउट होगा तो, ताकि आपका ईयर ड्रम बिल्कुल क्लीन दिखे डॉक्टर को, ये कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वाला जो पॉइंट है सेकंड में कि दोज हु यूज ग्लासेज ऑफ विजन शुड ब्रिंग देम एज विजन विल बी टेस्टेड बोथ विथ विदाउट ग्लासेज, ठीक है। यानी आप अगर किसी के आंख में चश्मा लगा हुआ है तो अपना विजन का टेस्ट रिपोर्ट ले लेगा और साथ में जो है अपना ग्लास भी लेके जा सकता है। ऑप्शन थर्ड है कि इन केस यू हैव अंडरगोन एनी मेजर सर्जरी प्लीज ब्रिंग द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। अगर आपका कोई लेटेस्ट में कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो आप उसका मेडिकल डॉक्यूमेंट प्रूफ लेकर के जाइएगा कि मैं जो है बिल्कुल इसको ठीक करा चुका हूँ, ठीक है। वो प्रूफ रहेगा तो डॉक्टर आपको एक्सेप्ट करेगा। 4 में यह है कि इफ़ यू आर नॉट ए सिक कैंडिडेट प्लीज कम क्लीन सावन, ठीक है। अगर आप सिक कैंडिडेट नहीं हैं तो आपको क्लीन रखना है शेविंग को, ठीक है। केवल सिक कैंडिडेट को अलाउ है कि आप शेविंग मतलब अपनी दाढ़ी रख सकते हैं। पॉइंट 5 में है कि यू हैव टू कम मेंटली प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट पार्ट्स फॉर मेल्स डन बाय मेल डॉक्टर एंड और फीमेल्स डन बाय फीमेल डॉक्टर एंड इंश्योर दैट दे आर क्लीन एंड एडिक्वेटली शेव्ड। कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं
उसको आपने प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा करके जाना है, ऐसे ही जंगल झाड़ी मत बना के जाइएगा। और जो मेल हैं उनके मेल प्राइवेट पार्ट मेल डॉक्टर करेंगे, और जो फीमेल है तो फीमेल तो इसमें अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ जो डीडी कोटा वगैरह से होती हैं उनके लिए है। तो अगर वो होंगी तो वो जो है अपना प्राइवेट पार्ट बिल्कुल साफ सुथरा कर लेंगी, ताकि डॉक्टर उनका लेडी डॉक्टर चेक करेंगे तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब सेफ्ड होना चाहिए, साफ सुथरा करके जाना है, ठीक है। जंगल झाड़ी नहीं रखनी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ कर लेते हैं बात, यू आर ग्रूम्ड प्रॉपरली एंड यू कम बाथ सो एज टू अवॉइड इनकन्वीनियंस ऑफ बॉडी ऑर्डर टू अदर्स। यानी कहने का मतलब है कि जब अगर आप डॉक्टर मेडिकल के लिए जाते हैं तो बढ़िया से साफ सुथरा नहा वहा करके जाइएगा, ऐसे ही ऐसे मत पसीना वसीना करके बदबूदार मत आप लोग जाइएगा, तो अपने आप को साफ हाइजीनिक करके जाना है, ठीक है। सेवंथ में कि यू मीट द मिनिमम हाइट वेट एंड चेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ योर रीजन सो एज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम योर इंड। मतलब जो उसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में, ये कहना चाहते हैं कि आप अपना हाइट वेट और चेस्ट स्टैंडर्ड एज पर नोटिफिकेशन में जो मेंशन है उसे जांच कर लीजिएगा वहाँ पहुँचने से पहले, ताकि आपका बिना मतलब का मनी एक्सपेंस न हो। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे किसी में छट सकता हूँ तो आप न जाएं, मतलब ये कहना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए वो आपका डिसीजन होगा, तो आप लोग जाइएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। 8 में है कि परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ forearm and or the reserve side of palm back dorsal side of head options vulgar of objectional tattoos are not permitted. Permanent body tattoo on any other part of the body is not acceptable and candidate will be barred by फर्दर स्क्रीनिंग। यानी अगर आपने कोई परमानेंट टैटू ऐसा वैसा कोई बनवा लिया है जो इधर उधर अनवांटेड है तो भाई आपको नहीं लिया जाएगा, और अगर जो बॉडी में अपने आप है तो वो चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, कोई टैटू वैटू नहीं बनवा लेगा शौक से। अच्छा, ट्रेनिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, इफ़ यू आर फाइनली अपॉइंटेड विल बी अंडरगो ट्रेनिंग एट ग्रेप सेंटर दिघी कैंप पुणे फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन, 40 से 45 दिन का होता है, ये आप लोग करेंगे अगर जो ज्वाइन कर लेगा। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट, देखिए कैंसिलेशन किस कंडीशन में होगा, इफ any candidate is absent on the date of reporting for medical examination or during medical examination or does not report for medical review within prescribed time limit, his candidate shall be cancelled automatically। यानी जो बच्चा अगर गया है मेडिकल रिपोर्ट के लिए और वो कर रहा है बीच में गायब हो गया तो फिर उसको दोबारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो नो रिप्रेजेंटेशन अपील इन दिस रिगार्ड्स विल बी इंटरटेन बाय द डिपार्टमेंट्स, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा आप लोग। 10 में है कि नो रिप्रेजेंटेशन अप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एक्सेप्टेड इंटरटेन। यानी आप कोई रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपनी डेट वगैरह चेंज करने के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट को जो सत्यापित किया जाता है उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एनी वेरिएशन डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट्स, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक डॉक्यूमेंट एटसेट्रा विथ रिस्पेक्ट of candidate's name, his father's name or his mother's name and or his date of birth, the same to be corrected before reporting or an affidavit of first class magistrate to this effect be brought on reporting। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कहीं भी डॉक्यूमेंट में लगता है कि आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट से कास्ट सर्टिफिकेट में कोई वेरिएशन हो या फिर बैंक अकाउंट में वेरिएशन हो, तो जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोड्यूस करेंगे बेस्ड ऑन क्लास 10th में जो आपके मदर फादर का नाम है वही नाम आपका हर जगह होना चाहिए, आपका भी आपका मदर फादर का भी और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसमें अगर कोई भी वेरिएशन रहा तो आप उसे पहले ही ठीक करवा लीजिए, और ठीक करवा करके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनता है, उसके करीब करीब 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर बनवाइएगा, 250-300 रुपये लग जाते हैं बनवाने में, तो बनवा करके रख लीजिएगा, वो मान्य हो जाएगा। अगर आप नहीं बनवा करके ले जाएंगे तो आप क्या वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इफ एनी वेरिएशन डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन मार्क शीट सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, देखिए बिल्कुल रेड में लिखा है, एंड कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, द सेम बी करेक्टेड बिफोर रिपोर्टिंग टू BRO स्कूल एंड सेंटर or an affidavit of first class magistrate to this effect may please be brought
फॉर रिपोर्टिंग। तो ये कंटेंट क्लियर लिख दिया है कि आपको सब कुछ ठीक करवा के जाना, और ठीक है तो कोई जरूरत नहीं, जिसके में लग रहा है कि गलत है वही करवाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, पेज नंबर 3 में आ गए भाई साहब, जिसमें नाम बच्चों के सेलेक्ट हैं। तब ये टोटल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इंक्लूडिंग रिजर्व, देखिए सारे हैं, शॉर्ट लिस्टेड और रिजर्व कैंडिडेट सारे हैं। तो ये कितने बच्चे हैं? जो पहले हैं भाई साहब ये हैं इंग्ले कांसिक सोपन, ठीक है। अब नाम मैं सबका नहीं पढ़ रहा हूँ, और ये एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। उनको देखिए एक चीज़ यहाँ दी गई है कि सारी, देखिए बच्चों का डिटेल वगैरह इसमें कंप्लीट दिया गया है, नाम वगैरह। इसमें जो रिजर्व कैंडिडेट जैसे 5 नंबर देखिए रिजर्व है, रिजर्व एससी कैटेगरी के अगेंस्ट में है। तो रिजर्व वाले कैंडिडेट को मैं बता दूं, जैसे ऐसे देखिए एससी कैटेगरी में यहाँ 3 बच्चे हैं, दिलीप कुमार जी हैं, सुंदर पाल जी हैं, और ये अजय कुमार जी हैं एससी कैटेगरी के। तो यहाँ देखिए एक चीज़ क्लियर मेंशन किया गया है रिजर्व के बारे में, ये इसकी बात कर रहा हूँ कि will be considered depending upon candidates absent and are failing PME and are failing document। कहने का मतलब है कि अगर जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनमें से कोई अगर किसी वजह से रिजेक्ट होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या मेडिकल एग्जामिनेशन में परमानेंट अनफिट हो जाता है, तो जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको बुला लिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप रिजर्व हैं तो आपको बुला ही लिया जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, देखिए एससी कैटेगरी में यहाँ है, फिर यहाँ नीचे फिर एसटी कैटेगरी में भी दिया हुआ है, 2 बच्चे रिजर्व में हैं, ये 9 और 10 नंबर्स पे। ऐसे ही सबके साथ यही कंडीशन है, बाकी सिलेक्टेड हैं जो हैं। देखिए फिर यहाँ ओबीसी कैटेगरी में भी हैं 19 और 20 पे, आदर्श जी हैं, अनिकेत कुमार जी हैं। 3 लोगों के साथ एक टोटल 20 बच्चे हैं। 20 में से यहाँ 2 हो गए ओबीसी में, और 2 हो गए आपके एसटी कैंडिडेट, और 2 और 3 हो गए एससी, मतलब 2 तो 4, 3 करीब करीब 7 बच्चे रिजर्व में रखे गए हैं आउट ऑफ 20, बाकी बच्चे सेलेक्टेड हैं। तो ये है भाई साहब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और पेंटर के साथ कुक का भी निकल गया है, ठीक है। तो कुक वाला मैं अलग बना देता हूँ, पेंटर का अलग, तो अभी पेंटर वाला मैंने बना दिया, तो जैसे सेम प्रोसेस दोनों का होता है, लेकिन उसका भी एक अलग से बना दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जो चैनल पे नया होगा वो सब्सक्राइब कर लेगा, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरी गाइडलाइन अच्छी लगेगी तो आप लोग अपना प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। देखिए मैंने बताया था कि पेंटर और कुक दोनों का जो है बच्चे जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं पीएमई और डीवी के लिए, यानी प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं ये सारा डिटेल जो है ऑलरेडी उसमें कवर कर दिया हूँ पेंटर वाले में, ठीक है। तब इसमें इतना मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये बता देता हूँ कि आप जो है टोटल जो एक कुक कैंडिडेट के लिए है, जो 9, 13 और 16 जुलाई को इनको बुलाया गया है पीएमई के लिए और डीवी के लिए। तो ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है इसमें पेंटर वाले में, तो आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसे मुझे ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ इतना जान लीजिए कि ये जो कुक के कैंडिडेट हैं उनको 9, 13 और 16 जुलाई को 8:30 बजे पहुंचना है। कहाँ? बीएन गेट पुणे, विथ ओरिजिनल 6 कॉपी ऑफ ड्यूली अटेस्टेड, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है प्लस 6 कॉपी उसका वो ले लेंगे अटेस्टेड। मैंने पिछले में पूरा अच्छे से ब्रीफ कर दिया है, पहले आपको दिख जाएगा, ठीक है। साथ में अटेस्टेशन फॉर्म की बात कर लें तो ये मैंने ऑलरेडी इसमें गाइड कर दिया कि कैसे भरना है, जिसे नहीं मिलेगा वो मेरे बीआरओ जॉब चैनल पे ले लेगा। तो सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया उसमें, जो इसमें है वही उसमें है, सेम दोनों में है। बस ये रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, एक ही में कवर कर दिया मैंने। यहाँ आपका हो गया कि फोटोग्राफ्स 10-12 बनवा लीजिएगा, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनपीएस वाला और रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या बातें ध्यान में रखनी हो मैं ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ आपका जाने से पहले 1 महीने के अंदर का ये आपका ब्लड टेस्ट होना चाहिए, सीबीसी, यूरिन, ब्लड, एफबीसीआर, एफटी, एलएफटी, लिक्विड प्रोफाइल, एचआईवी टेस्ट, ये सब आप करवा लीजिएगा, ठीक है। आल्सो इंश्योर द फॉलोइंग प्लीज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पॉइंट वाइज बता दिया हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप सारे कुक जो हैं ट्रेड ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं पीएमई और डीवी के लिए, तो वो बच्चे भी, इसको मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, दोनों एक ही में कंबाइन कर दे रहा हूँ उसको, वीडियो को, दो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट आपका जो होने वाला है एज पर स्पेसिफिक कैंसिलेशन किस वजह से हो सकता है, नो रिजर्वेशन एप्लीकेशन, वेरिएशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी एंड डॉक्यूमेंट, सारे मैं ऑलरेडी बता दिया। तो ये सारे कहानी है और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और टोटल जो बच्चे सेलेक्टेड हैं इसमें कुक में, ये 3 पेज का है शॉर्ट लिस्टेड बच्चे।
तो 3 पेज में टोटल 198 बच्चे सेलेक्टेड हैं इंक्लूडिंग रिजर्व कैंडिडेट। तो रिजर्व कैंडिडेट के बारे में देखिए, पहले हैं रविनाथ चंद्रा, ठीक है, और ये भाई साहब सेलेक्टेड हैं। उनके साथ बाकी जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद, है ना। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, कोई दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों को बीच में हेल्प करता रहूँगा। और आप लोगों का जो सेशन चलने वाला है 14 से कम 2 हफ्ते लगेंगे आप लोग के मेडिकल प्रोसेस का, तो आप अपना खर्चा वर्चा खुद वहन करेंगे, रहने होने खाने का सब कुछ। तो ये टोटल कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्टेड हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चैनल पे नया होगा वो चैनल सब्सक्राइब कर लेगा, ऐसे ही अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा। अब यहाँ थोड़ा सा बात कर देते हैं रिजर्व की, जो मैंने उसमें बताया था पेंटर वाले में। अब जैसे देखिए यहाँ सीरियल नंबर 78 है ना, 79, 80, 81, 82, 83, यानी ये 78 से लेकर के आपके 85 तक ये बच्चे रिजर्व में रखे गए हैं। रिजर्व में तो ऐसे हर कैटेगरी वाइज है, यूआर कैटेगरी के हैं, तो इनके लिए कि यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन